अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ आवर 5th लेक्चर ऑन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लेकिन हैं बड़े शॉर्ट से टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये हमें पेपर में आ सकते हैं। तो इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास है और एवरेज एटॉमिक मास है। ये दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम रैम भी कहते हैं। एक तो मोबाइल की रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो वाली रैम नहीं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब ये क्या होता है, देखो एक तो ये सिंपल बात आप याद रख लो, एलिमेंट्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये भी हम एलिमेंट्स ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली एक्टिंग 92 एलिमेंट्स हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन, 92 एलिमेंट्स हैं। अब सारे एलिमेंट्स एटम से मिलके बने। अब एटम बहुत ही छोटा होता है, तो अब एलिमेंट जो होता है ये प्योर हमारे पास क्या मिलके बना होता है, एटम्स के साथ, एक ही जैसे एटम्स के साथ मिलके बना होता है। लाइक अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन एलिमेंट, तो इट क्लियरली मीन्स कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के एटम्स की, उनके मास की। ओके, तो हाइड्रोजन के वैसे तो 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। तो वो केमिकली एक जैसे हैं, फिजिकली यानी उनके अंदर जो है वो आइसोटोप्स मास नंबर 1, 2 और 3 के साथ होते हैं। तो हम बेसिकली जो मालूम करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एलिमेंट का होगा, यानी वो जितने भी उसके अंदर आइसोटोप्स हैं उनका एक एवरेज होगा। तो इसके साथ ही हम एवरेज एटॉमिक मास भी साथ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के। अब यहाँ पे जो रिलेटिव का मतलब है मुआवजना करना, ठीक है, एक तनासब कायम करना। अब मुआवजना हमने किससे करना है, देखिए मुआवजना करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट एलिमेंट है वो है कार्बन, और कार्बन का एक एटम हम लेंगे मुआवजना करने के लिए। और कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। उसमें से जो कार्बन 12 है ना, उसके साथ हम मुआवजना करेंगे अपने किसी भी सैंपल का, और उसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास को जो होगा वो फाइंड करेंगे। देखो कार्बन के बेसिकली हमारे पास कितने आइसोटोप हैं, 3। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम क्या लिखेंगे, relative atomic mass is the mass of an element, यानी ये एलिमेंट का हुआ, mass of an element as compared to the mass of रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एलिमेंट। ये किसका मास होगा बच्चों, यस, एलिमेंट का होगा, एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। इसका क्या मतलब, देखो मैंने अभी आपको बताया ये जो कार्बन एलिमेंट है ना, कार्बन 12, इसी तरह कार्बन 13 और कार्बन 14, ये जो है ना 3 हमारे पास जो है कार्बन के आइसोटोप होते हैं। इसमें जो कार्बन 12 है ना, ये वाला, हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं जिस एलिमेंट का हमने एटॉमिक मास जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये हम कार्बन 12 से क्यों करते हैं, इसकी वजह है, देखो एक तो कार्बन जो 12 है ये स्टेबल है, ये आइसोटोप क्या होता है, स्टेबल। दूसरा ये अबंडेंट है, ये एलिमेंट भी अबंडेंट है कार्बन, और इसका जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है स्टेबल होने के साथ साथ अबंडेंट भी है। और फिर इसका एग्जैक्ट जो मास है ना वो बनता है 12.0000 AMU, यानी ये बहुत ही हमारे लिए एक बेसिक यूं समझ लो एटम है जिसके साथ हम कंपेयर करें। इसकी ये खसूसियात हैं जिसकी वजह से हमने इसको बेस बनाया कंपैरिजन के लिए विद अदर एलिमेंट्स टू फाइंड द एटॉमिक masses। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज एटम तो बहुत ही छोटा है ना, तो उसका वैसे तो मास मालूम नहीं कर सकते। और जहां ये काम हम करते हैं उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जो मैं लेक्चर नंबर 4 में आपको डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, अब कैसे फाइंड होगा, अब ये ना देखो आप यूं समझ लो, आपके पास ना एक वेट बैलेंस है जिसको हम तकड़ी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने ना एक साइड पे रख देना है कार्बन 12 का एक एटम, यानी कार्बन 12 का यहाँ पे आपने एक एटम रख दिया एक पलड़े में यहाँ पे, और दूसरे में आपने वो अपना सैंपल रखना है जिसका आप रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हो। लाइक अगर मैं आपसे बच्चों यहाँ पे ये कहूँ कि हमने यहाँ पे जो सैंपल रखा वो कार्बन 12 से 2 गुना भारी है, लेट्स सपोज जो सैंपल यहाँ पे हमने यूज़ किया है
उसका मैस हमारे कार्बन 12 से 2 गुना है, यानी 2 टाइम्स है। तो इट मीन्स कार्बन का तो 12 है मैस, तो इसका मतलब यहां पे जिस एटम की हम बात कर रहे हैं वो होगा 24, है ना, यानी उससे डबल है। और अगर मैं कहूं हाफ है, उसका मैस जो सैंपल हमने यहां पे रखा तो उसका फिर 6 होगा, क्योंकि कार्बन का 12 है तो उससे हाफ 6 बनेगा। और अगर मैं कहूं 2 टाइम्स है तो 24, इसका मतलब वो एलिमेंट मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का हमारे पास कितना होता है 24 AMU। अब ये जो AMU साथ हम यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसको? एटॉमिक मास यूनिट। आई रियली होप कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपको समझ आएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम दे लेते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे कि हमने जो है हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकाला है वो इतना होता है जब हम कार्बन 12 के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, इसी तरह जब हम यहाँ पे निकालते हैं ऑक्सीजन का तो वो आ जाता है 15.99 AMU, राउंड अबाउट दिस वन, ठीक है, तकरीबन 16 होता है ये। इसी तरह जब हम नियोन का फाइंड करते हैं तो नियोन का आपको बड़े अच्छे से याद होगा, इतने AMU आते हैं। तो ये जो हम मैसेज निकालते हैं एलिमेंट्स के, ये कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है। और ये हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ये सारा कुछ यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने यूज़ किया ना AMU, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ना, यानी कि AMU, इसकी वैल्यू होती है, यानी एक जो AMU होता है ना, ये होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो एक AMU की वैल्यू है वो है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम इसको ग्राम्स में लिखेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा। ये बहुत ही कम वैल्यू है, लेकिन है एटम के मैस के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो बहुत ही छोटा यूनिट है AMU, और उसकी वैल्यू अगर हम kg में या ग्राम्स में लिखें तो ये बहुत ही कम है। हम इसको प्रूफ करेंगे ये कैसे आता है। अब हम साबित करेंगे जो एक AMU होता है ना, ये वाला, ये इतनी वैल्यू कैसे इसमें होती है, ठीक है, कैसे ये आती है वैल्यू, यानी ये इसके बराबर कैसे होता है। याद रखना, जो एक AMU होता है ना, 1 AMU, दैट इज 1/12 ऑफ कार्बन 12 होता है। ये सारों ने अब याद रखना है। एक AMU की वैल्यू कार्बन 12 का 12वां हिस्सा होता है, यानी ऑब्वियसली कार्बन 12 अगर 12 AMU है, यहां पे देखो, तो इसके अगर मैं 12 हिस्से कर दूंगा तो वो 1 AMU हो जाएगा। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 विल बी 1 AMU। और हम साबित करने जा रहे हैं ये इतना होता है। कैसे देखते हैं? देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोल तो पता होना चाहिए, आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पता है? हाँ। अगर हम जो AMU में है कार्बन का मैस, इसको मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये इसका 1 मोल बन जाएगा। यानी अगर मैं ये लिखूं 1 मोल ऑफ कार्बन 12, तो ये होगा 12 ग्राम्स। और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे चल के हमने पढ़ने। इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। आप याद रखो, ये कार्बन 12 की बात हो रही, ये 12 ग्राम होगा। यानी आपके पास एक एटम ऑफ कार्बन की बात नहीं हो रही, वो तो इतना मैस रखता है। हम कह रहे हैं इतने एटम्स अगर कार्बन के होते तो उनका मैस 12 ग्राम्स होता, जो कि 1 मोल भी होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैंने इस फैक्टर को 1 बनाना है, इसी फैक्टर को मैंने 1, यानी मैं कहता हूं 1 एटम ऑफ कार्बन, तो ये इस तरह मैं लिख सकता हूं इंटू 10⁻23 ग्राम्स। पता है कैसे हुआ? मैंने इस फैक्टर को इसी से डिवाइड किया, इस साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी इसी से डिवाइड करूंगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी, है ना। अब इसका जो आंसर आएगा ना वो इतना आ जाना है 1.99 इंटू 10⁻, ये ऊपर आके -23 ग्राम्स बन जाना। यहां तक क्लियर? अब देखो, ये तो हुआ एक कार्बन एटम का मैस, एक कार्बन एटम का मैस ग्राम्स में। हमने इसके 12 हिस्से करने हैं, यानी 1/12। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये फिर कितना होगा? ये जो हमने वैल्यू निकाली है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा। नहीं समझ आई ना? आ गई है सर? यस, 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये तो कार्बन 12 का ग्राम्स में आया था ना मैस, तो इसके 12 हिस्से करने, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो आएगा मेरे पास
1661 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। अब इसको थोड़ा हम प्रीफिक्स को सॉल्व करते हैं, इस इशारे को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को एक दर्जे जो है वो राइट साइड की साइड पे शिफ्ट किया है, तो आंसर इतना माइनस में गया। और अगर केजी में इसको कन्वर्ट करना है तो ये इतना बन जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट 1 AMU के ये 1 AMU इतना कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं इस लेक्चर में हमारे सेकंड टॉपिक जो क्या है एवरेज एटॉमिक मास, कि ये हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमने एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले हुए हैं, बेसिकली ये एवरेज ही होते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं अब हम ये देख लेते हैं। तो इसमें से पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वो नॉर्मली नहीं पूछता, MD कैट के बच्चों के लिए जो है वो क्वेश्चन ये सॉल्व करना उनको आना चाहिए। बाकी आप सब जो FSC के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको डेफिनेशन प्लस ये एग्जांपल्स। अब भी मैं बताने लगा दोबारा कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, यानी ये जो हमने निकाले हुए मैसेज, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ही है, लेकिन ये आते कैसे हैं, तो ये एवरेज से आते हैं। कैसे आते हैं, तो अब हम इसको अगले टॉपिक में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी वो पूछ सकता है कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास AAM, एक तो सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ सकता है इसकी। तो आपका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपसे पूछ सकता है, अच्छा इसको हम ना फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे वर्ड क्या आया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होता है वो फ्रैक्शन में क्यों होता है। ठीक है, तो यूजुअली जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका मास फ्रैक्शन में होता है। यहाँ पे मैंने लिखे भी थे, हाइड्रोजन का 1.008 MU, नियोन का 20.18 MU। तो इसके अलावा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके इसी चैप्टर में, एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर है 25 और उसका पार्ट नंबर 3 है। वो कहता है नियोन का कोई भी जो एटम होता है ना, कोई भी एटम, उसका मास 20.18 MU नहीं होता। तो फिर बताओ वो कहाँ से आता है। उस स्टेटमेंट का मीनिंग ये बनता है, आप उसको देखिएगा। तो इन तीनों बातों का आंसर एक ही है, यानी 3 तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, या एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस होते हैं फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं, या ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर एक ही होगा। क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आप लिखोगे एवरेज एटॉमिक मास होता क्या। ये ना सारे जो आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनका एवरेज विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव अबंडेंस होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज atomic mass is the average mass of all the isotopes of an element with respect to their natural or relative abundance। natural अबंडेंस, रिलेटिव भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस एक ही चीज़ है। कैसे, देखो एक तो आपके पास अगर हम बात करें ना नियोन की, सो नियोन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एवरेज निकालना सिखा। नियोन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। एक हमारे पास होता है 1020, एक होता है 1021 और एक होता है 1022। अब इसकी जो अबंडेंस है ना वो होती है 90.92%। इसकी अबंडेंस होती है ये बहुत ही कम अबंडेंट है थोड़ा सा, और ये होता है 8.86% अबंडेंट। अब जब हम इसके एवरेज लेंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज, तो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। एवरेज एटॉमिक मास इसका, तो ये बच्चों आएगा कैसे, देखो 20 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाइज बाय 90.92 प्लस करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम प्लस करते हैं ना, तो 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी अबंडेंस 0.26 है, प्लस करेंगे 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.86 जो इसकी अबंडेंस है, और सारे को हम डिवाइड करेंगे 100 पे परसेंट, क्योंकि अबंडेंस परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज अबंडेंस के मुताबिक हमने किया, तो परसेंट का यानी 100 में से, टोटल 100 में से, ठीक है जी। तो इसका जब आंसर आएगा ना वो आएगा 20.18 AMU है। तो ये कार्बन 12 के साथ मुआवजना करने के बाद ही आता है ना, कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके साथ मुआवजना करें। लेकिन ये आता कैसे है, तो वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसमें हमें सारे आइसोटोप्स
और साथ में उनकी अबंडेंस चाहिए होती, फिर ये आता है एवरेज। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये कैसे आता है। अब इसके फ्रैक्शन में आने की दो वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि हर एलिमेंट के अपने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स होते हैं, जैसे नियोन के कितने, 1 2 3। और दूसरी वजह, हर आइसोटोप अपनी नेचुरल अबंडेंस रखता है, तो यहाँ पे ये अबंडेंस है हर की अपनी अपनी, तो इस वजह से जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में आता है। देखो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन के बेसिकली हमारे पास 2 आइसोटोप होते हैं, ये भी मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास इसका निकालना बता देता हूँ। क्लोरीन के 2 आइसोटोप, एक 1735 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और एक हमारे पास 17 और 37 होता है। ये जो 35 वाला ना, इसकी अबंडेंस होती है, जो परसेंटेज या नेचुरल अबंडेंस है वो इतनी होती है, इतने %। और इस वाले की होती है हमारे पास 24.47%। तो यहाँ पे इसका जब हम एवरेज निकालेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू अबंडेंस, एवरेज एटॉमिक मास, तो वो कैसे आएगा, मैं ना 35 जो पहले आइसोटोप का मास है इसको इसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करूँगा 75.53, प्लस करूँगा 37 और इसको इसकी अबंडेंस 24.47 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा 100 से। जब आप इस सारे को कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास इतना आंसर आएगा, तकरीबन 45 या 48 यहाँ तकरीबन राउंड ऑफ करके AMU में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो यही वजह होती है कि हमारे एलिमेंट्स के जो मैसेज होते हैं वो फ्रैक्शंस में आते हैं, बिकॉज वो एवरेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल अबंडेंस ऑफ ऑल दी आइसोटोप्स। तो ये हमने आज यहाँ पे 2 आर्टिकल्स कवर किए हैं, बहुत छोटे छोटे थे लेकिन थोड़ा डिटेल में मैं गया हूँ उनके, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो इसको लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। दोनों आर्टिकल्स क्या थे, एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो हमारा 6 होगा, ये 5 था, उसमें हम देखेंगे कि हम जो हमारा एनालिसिस है कंपाउंड का वो कैसे किया जाता है और उसमें परसेंटेज जो है वो हम कैसे निकालते हैं। उसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट A और B कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।